नमस्कार। आज की हमारी कहानी है दुल्हन। 38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहागरात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह ईशा को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों ईशा को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना है। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों की हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत ईशा बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोचकर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर ईशा से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा था जैसे कि ईशा तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। अनिल सकुचाया सा बेड के एक कोने में बैठ गया। ईशा थोड़ी देर तो अनिल की पहल का इंतज़ार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से अनिल के हाथ ईशा के इर्द गिर्द लिपट गए। ईशा ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। ईशा ने अनिल के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो अनिल बावला सा हो उठा। उसके बाद तो अनिल को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। ईशा ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। अनिल का यह पहला अनुभव था। ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। एक ही रात में अनिल तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज ईशा ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह अनिल ने बेफिक्री से सोती हुई ईशा को नज़र भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके अनिल मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती ही पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ईशा जैसी भी थी, अनिल से तो 21 ही थी। अनिल का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अनिल के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी, अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी अनिल की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की देर से, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। अनिल की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें अनिल के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
एक दिन अनिल की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियाँ करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें ईशा के बारे में बताया और अनिल से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपये की मांग की। अनिल अपनी माँ और बुआ के साथ ईशा से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की ईशा अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। ईशा की 2 बड़ी बहनें भी उसकी ही तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा ईशा उम्र में अनिल से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही अनिल हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी, कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, ईशा को देखने के बाद अनिल ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्च अनिल का परिवार ही उठाएगा और साथ ही ईशा के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपये एडवांस देकर अनिल और ईशा की शादी का सौदा तय हुआ और जल्द ही घर के 4 जने जाकर ईशा को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के ईशा उस घर की पत्नी बन गई। ईशा निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए अनिल के घर के ठाट बाट देखकर वह बहुत चक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर ईशा को इसका ना तो कोई अफसोस था और ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वह तो इस घर में आकर फूल ही नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे, जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं अनिल के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ईशा ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं अनिल की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोचकर ईशा खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक ईशा रोज़ दिन में 2 बार अनिल को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर अनिल को उसके इंतज़ार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह अनिल को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर में आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से अनिल को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी ज़िंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है, और हर रात वह अनिल को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी अनिल को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण अनिल उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो अनिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो अनिल हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर ईशा ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि अनिल ही उसकी सारी दुनिया है। ईशा के साथ और प्यार से अनिल का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। ईशा को पाकर अनिल ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज़ भर पेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन ईशा की माँ का फ़ोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में ईशा ने अनिल की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो माँ से ले लो ना, अनिल ने उससे
पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वह भी हक से। कहते हुए ईशा ने अनिल के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूँगा। अनिल ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर ईशा को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। ईशा 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही अनिल को उसकी याद सताने लगी। ईशा की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन ईशा का तत्काल का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। ईशा भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके पास वापस आने के बाद अनिल की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब ईशा हर महीने अनिल से 10-15 हज़ार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। ईशा ने अनिल से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। ईशा के प्यार का नशा अनिल के सिर चढ़कर बोलने लगा था। सैयां भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। घर में ईशा का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा देख अनिल की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। अनिल की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि ईशा ने उन्हें भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने अनिल से शादी करके अनिल सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन ईशा ने अनिल से बड़े ही अपनेपन से कहा। अरे, इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। अनिल ने प्यार से ईशा को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। ईशा ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा। मेरी जान, मेरे तन मन और धन सबकी मालकिन हो तुम, अनिल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में ईशा को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की माँ बनकर जहाँ ईशा ने अनिल के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना दिया, वहीं माँ बनने के बाद ईशा के रूप में और यौवन में आए निखार ने अनिल की रातों की नींद उड़ा दी। अनिल को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह ईशा की शारीरिक ज़रूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह ईशा की हर भौतिक ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। अनिल आंख बंद करके ईशा की हर बात मानने लगा था। ईशा बेशक अनिल की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अनिल को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही अनिल कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की झुकती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। ईशा ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। ईशा ने दुकान में काम में मदद के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच अनिल की माँ चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ईशा ने अपने माँ पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल अनिल के घर आया जिसने ईशा से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की?
किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, ईशा ने फुमकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने ईशा पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी। मैं तो बिना सहारे की बेल थी, जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था। मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे अनिल के रूप में सिर पर छत दे दी थी और पाँवों के नीचे ज़मीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसी करनी है यह हम खुद तय करेंगे। आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अनिल को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूँगी। धन्यवाद। ईशा ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा अनिल मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में ईशा के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।